प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं, मापन आदि का ज्ञान देना। अभी वापस जोड़े। तो प्रश्न नंबर 46 था। आप लोग जुड़ गए हैं तो मैं प्रश्न को वापस एक बार पढ़ रहा हूँ। और अभी कुछ साथी जुड़े हैं और मैं प्रश्न नंबर 46 को एक बार वापस पढ़ रहा हूँ। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं, मापन आदि का ज्ञान देना अ गणित शिक्षण के उच्च स्तरीय उद्देश्यों को पूरा करता है। ब गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। स गणित शिक्षण के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। और द चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। मुझे मालूम था कि सबसे ज़्यादा आप लोगों का जो ध्यान जाएगा, सबसे ज़्यादा आप जिस एक विकल्प पे फोकस करोगे वो द पे विकल्प पे फोकस करने वाले हो, कि चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण का विकास करता है, कि उसके उद्देश्य को पूरा करता है। और बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिया है, गणित शिक्षण के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। लगभग सारे विकल्प, ऐसा लग रहा था सारे के सारे विकल्प ही कहीं सही हैं क्या। और बच्चों ने जो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया, कुछ ने चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण पर, कुछ ने उच्च स्तरीय उद्देश्यों पर। अब आप इसकी व्याख्या समझ लीजिए, सुन लीजिए अच्छे से। जब हमने आप इस प्रश्न को गौर से आपने देखा नहीं है, आप किसी संप्रत्यय का बच्चों को ज्ञान करा रहे हैं, आप बच्चों को संख्याओं का, उनकी संक्रियाओं का या मापन का, ऐसे किसी संप्रत्यय का जब आप बच्चों को ज्ञान कराते हो, आप समझ लीजिए बच्चा तात्कालिक तौर पर गणित के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। और संकीर्ण उद्देश्य का अर्थ है विशिष्ट उद्देश्य। आपको याद होगा जब मैंने विशिष्ट उद्देश्य शब्द लिखाया था तो मैंने कहा था कि इनका जो दायरा जो होता है वो संकीर्ण होता है, संकुचित होता है। तो आप बच्चों को संख्या ज्ञान आप कराना चाहते हो, बच्चों को आपने कहा कि ये सम संख्याएं हैं, ये विषम संख्याएं हैं, या सम संख्याओं की ये विशेषता होती है, विषम संख्याओं की ये विशेषता होती है। आपने भाज्य अभाज्य के संदर्भ में आपने कहा, आपने बच्चों को मापन के संदर्भ में आप कुछ इकाइयों का बच्चों को परिचय करा रहे हैं कि बच्चों हम जब मापन करते हैं तो मीटर में, सेंटीमीटर में ये संबंध होते हैं, मीटर इतना होता है, सेंटीमीटर इतना होता है। और बच्चा उन इकाइयों को समझ जाता है, उन इकाइयों का प्रयोग करना प्रारंभ कर लेता है। ये बच्चे के द्वारा प्राप्त किया गया एक विशिष्ट उद्देश्य है, और विशिष्ट उद्देश्य ही संकीर्ण उद्देश्य होता है। आप समझ लीजिए। अब आपका विकल्प, एक बच्चे ने किसने लिखा था कि सर 46 का, शायद यश आचार्य ने लिखा कि सर 46 का डी क्यों नहीं है। बिल्कुल डी नहीं है। चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण, ये एक चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण जो होता है ये एक सामान्य उद्देश्य है। आप समझ लीजिए, आपकी सोच का गणितीकरण होना, आपकी सोच का सकारात्मक होना, आपकी सोच में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होना, ये एक सामान्य उद्देश्य, ये दीर्घगामी उद्देश्य है। और आप सोच के देखिए कि आप केवल संख्या पद्धति पढ़ा करके या केवल आप मापन और मापन की इकाइयों का ज्ञान करा करके आप सामान्य उद्देश्य को प्राप्त कर सकते, नहीं कर सकते। तो उस संदर्भ में आप समझिए कि आप किसी पर्टिकुलर, जब किसी एक टॉपिक का नाम, ये आप केवल संख्या पद्धति नहीं, अगर इस प्रश्न में मैं संख्या पद्धति के स्थान पर सरल ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज या औसत कोई भी एक संप्रत्यय लिख दूं और मैं आपसे प्रश्न ये पूछूं, या परीक्षक जब आपसे ये पूछे कि औसत का ज्ञान करा देने पर बालक किस गणितीय उद्देश्य को पूरा करेगा, आपको आंख बंद करके टिक करना है संकीर्ण उद्देश्य को, क्योंकि वहां पर उस टॉपिक का नाम दिया है। और उस टॉपिक को जान लेना, उस टॉपिक के संबंध में समझ बना लेना, ये एक संकीर्ण उद्देश्य होता है। और ऐसे कई सारे संकीर्ण उद्देश्य जब बच्चा प्राप्त करता जाता है तो अंततोगत्वा दीर्घगामी तौर पर यश। समझ गए हैं आप? आपने थैंक्स लिखा है, इसका मतलब आपकी समझ में आ गया है। आप ही का एक ऑब्जेक्शन था, आप ही ने कहा था कि सर इसका डी क्यों नहीं है। डी इसका इसलिए नहीं क्योंकि चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण ये सामान्य उद्देश्य, दीर्घगामी प्राप्त होगा। आप केवल संख्या पद्धति पढ़ा करके गणितीकरण नहीं कर सकते। चलिए, तो अगला प्रश्न है 47। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यचर्या का अनिवार्य अंग है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। आप बच्चों को पैटर्न का ज्ञान आप कराते हैं। पैटर्न क्या होता है आपको याद होगा, मैंने कहा था। आप समझ लीजिए प्राथमिक स्तर पर ये पैटर्न शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
पैटर्न का अर्थ होता है बच्चा जब कुछ राशियों में, कुछ संप्रत्यों में, कुछ वस्तुओं में, कुछ घटनाओं में कहीं ना कहीं एक समानता का संबंध देखना प्रारंभ करता है, और जब वो समानता के संबंध को पहचान जाता है, उस समानता को कहीं ना कहीं पढ़ लेता है, समझ लेता है, तो ये होता है उसका पैटर्न जानना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्लास में जब आपको पढ़ा रहा था, मैंने आपको कहा था ये 4 बच्चे बैठे हैं मेरे सामने। आप एक प्राइमरी क्लास का बच्चा है, प्राथमिक स्तर का, दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा है। आप बच्चे से आप ये पूछ करके देख, जैसे संख्याओं को थोड़ा समझ लिया है, वो 50-100 तक की संख्याओं को जानता है। आप किसी बच्चे से ये पूछना कि बच्चों बताओ, इसको मैं 5 टॉफ़ी दूँ, इसको 7 टॉफ़ी दूँ, इसको 9 टॉफ़ी दूँ, 5 देते हैं, 7 देते हैं, 9 देते हैं, बताइए इस बच्चे को मैं कितनी टॉफ़ी दूंगा। आप बच्चों के साथ टॉफ़ियाँ लेकर के आप बच्चों को टॉफ़ियाँ गिनवा करके आप काम कर सकते हो। तो आपने एक बच्चे को 5 दी, दूसरे को 7 दी, तीसरे को आपने 9 दी। बच्चा ये देख रहा है कि पिछले वाले बच्चे से 2 ज़्यादा उसके पास आ रही हैं, तो ये जो चौथा बच्चा है, ये चौथा बच्चा आपसे मांगेगा 5 दी, 7 दी, 9 दी। ये बच्चा कहेगा सर मुझे 11 दो आप। उसने इस संबंध को जो पढ़ा है, ये उसने पैटर्न पहचाना है, और आप अच्छे से दिमाग में बिठा लो, पैटर्न पहचानना, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन की जो क्षमता होती है, इसके लिए सर्वाधिक इम्पोर्टेंट होता है। आप एक जो पैटर्न पहचानते हो, उसी के आधार पर तो आप जनरलाइजेशन कर पाते हो, सामान्यीकरण कर पाते हो। तो ये जो प्रश्न था पैटर्न पहचानना, ये पैटर्न पहचानना ये विद्यार्थी को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। बस सुडोकू पहेली हल करने में बच्चों की सहायता करता है। 9 सृजनात्मक कलात्मक गुणों का विकास करता है, और द सृजनात्मकता का विकास करता है, और संख्याओं संक्रियाओं की विशेषताएं समझने व सामान्यीकरण करने में सहायता देता है। तो जो डी ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन है। सामान्यीकरण, पैटर्न पहचानना और सामान्यीकरण करना, इन दोनों का बिल्कुल इतना घनिष्ठ संबंध है। आप समझ लीजिए, इन दोनों शब्दों को एक दूसरे से वेल कनेक्टेड आप कर लीजिए। और सभी का स्वागत है जो मेरे साथ वापस जुड़ गए हैं। अभिषेक जयमन, पीयू गर्ग, यश। तो आपका 46 मैंने क्लियर किया था, 47 क्लियर हो गया है। 48 रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों का व्यवहार के किस पक्ष से संबंध होता है। निश्चित तौर पर भावात्मक पक्ष से संबंध होता है, ये मैंने आपको लिखाया है। ज्ञानात्मक पक्ष, जिसका वर्गीकरण ब्लूम ने किया, जिसके उद्देश्यों का, उसका संबंध मानसिक क्षमताओं से होता है, बौद्धिकता से होता है, ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक शक्तियों से होता है। भावात्मक पक्ष का जो संबंध होता है वो रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों, दृष्टिकोण, अभिप्रेरण, इन सब से होता है। और क्रियात्मक पक्ष का जो संबंध होता है वो आपके गतिक व्यवहार से होता है, आपके कौशलात्मक व्यवहार से होता है। तो हमने इस बात को लिखा था, बी विकल्प इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 49, गणित का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावनाओं के प्रभाव में आकर नियम विरुद्ध कार्य करना अनुकूल नहीं होता है। एक गणित, जिसने गणित को समाहित किया है, वो ऐसा व्यक्ति, वो गणित में एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करता है, उस निश्चित प्रक्रिया से हटकर के किसी कार्य को नहीं करता है, वो निश्चित प्रक्रिया से हटकर के उस सवाल को हल नहीं करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि यदि उसने कुछ निश्चित चरणों का पालन नहीं किया तो वो प्रश्न हल नहीं हो सकता। तो निश्चित चरणों का पालन करना गणित का ये जो एक निहित कार्य जो होता है गणित में, ये जब बच्चा लगातार गणित के साथ अंत्य क्रियाएं करता है, इंटरेक्शन करता है, तो गणित की ये विशेषता बालक के चरित्र के अंदर एक स्वभाव के तौर पर जाती है। और आप समझ लें, जब आप किसी निश्चित प्रक्रिया का, निश्चित नियमों का, निश्चित पद्धति का जब आप पालन करते हैं, तो इसका मतलब आप एक अनुशासन का पालन करते हैं। अनुशासन एक शासन का अनुगामी होना, एक व्यवस्था का, एक पैटर्न का, एक तरीके का अनुगामी होना, गणित आपको ये सिखाता है। तो निश्चित तौर पर एक गणित पढ़ने वाला जो बालक है, जिसने गणित का ज्ञान लिया है, वो भावनाओं के प्रभाव में नियम विरुद्ध कार्य नहीं करेगा, वो नियम के अनुसार काम करेगा। ये गणित का कौन सा मूल्य है? 100% स अनुशासनात्मक मूल्य है। और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, और इसके ऊपर भी बच्चों ने कुछ जिज्ञासा डाली थी कि सर 50 का तो उनको पक्का गारंटेड द सही दिख रहा है, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये द इसका सही क्यों नहीं है। चलिए, तो मैं
प्रश्न नंबर 50 है, निम्न में से कौन सी एक विशेषता गणित को वैश्विक विषय बनाती है? वैश्विक विषय बनाती है। अ, गणित की भाषा संक्षिप्त है। ब, गणित की भाषा में एकरूपता है। गणित की भाषा तार्किक है। और बच्चों ने जो दिमाग लगाया था कि गणित की भाषा, ये मैंने लिखाया है, गणित की भाषा संक्षिप्त होती है, गणित की भाषा तार्किक होती है, गणित की भाषा में एकरूपता होती है। तीनों आइटम सही है। आज आपकी डिमांड पे मैंने आइटम शब्द बोल दिया है, ध्यान रखें, ये तीनों सही हैं। गणित की भाषा संक्षिप्त है, गणित की भाषा एकरूपता है, गणित की भाषा तार्किक है। लेकिन आप प्रश्न को ज़रा गौर से पढ़िए। प्रश्न में मैंने पूछा था, ये मैंने नहीं पूछा है, ये टेट में आया हुआ प्रश्न था, परीक्षा में प्रश्न था कि इन विशेषताओं में, ये सारी विशेषताएं हैं गणित की, जो द उक्त सभी जिन बच्चों ने टिक किया वो विशेष तौर पे इसको समझ लीजिए कि प्रश्न पूछा गया है कि गणित को वैश्विक विषय, यूनिवर्सल सब्जेक्ट बनाती है। और ध्यान रखो, कोई एक चीज यूनिवर्सल तब होती है, वैश्विक तब होती है, जब उसके अंदर सब जगह एकरूपता होती है। ये तीनों विशेषताएं हैं गणित की। मैंने कहा, मैंने मान लिया, आप लोगों ने जिन बच्चों ने उक्त सभी बोला था, गणित संक्षिप्त होता है, गणित तार्किक होता है, गणित एक रूप होता है। लेकिन क्या गणित का संक्षिप्त होना उसे वैश्विक बना देगा? आप सोच के देखें, कोई एक विषय वो संक्षिप्त है, क्या वो वैश्विक बन जाएगा? इस आधार नहीं बन सकता। कोई एक विषय तार्किक है, क्या अकेले इस तार्किक के आधार पर वैश्विक? हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की, और ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में जो एक रूपता होती है वो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड होती है। तो ये तीनों विशेषताओं में गणित की भाषा की जो एक रूपता है, आप अमेरिका में देखें, आप ब्रिटेन में देखें, आप किसी भी विश्व के किसी भी, आप एशिया में देखें, विश्व के किसी भी कोने में जब आप देखेंगे, गणित के तथ्य जो होते हैं वो हमेशा एक रूप होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। और गणित की यही विशेषता उसे वैश्विक विषय बनाती है। इसलिए बच्चों, इस 50वें प्रश्न का जो आंसर था वो बी सही था, डी सही नहीं था। तो ये आपने जो जो मैंने बच्चों के नाम लिए थे, उन्होंने कहा था कि सर क्यों 50 में डी सही क्यों नहीं है, बी सही क्यों है, मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। तो ये मेरी बात है थी। दूसरा एक निवेदन मैं आप लोगों से कर दूं, मैंने कल शायद एक मैसेज डाला भी था, आप मेरे जो वीडियो लाइव किया आपके साथ, आज का जो वीडियो है, इन्हें आप अपने फेसबुक पे शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करते हैं मुझे खुशी होगी, और मुझे खुशी इसलिए होगी कि इससे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं घर बैठे शायद पढ़ना चाहते हैं, जिनकी जिज्ञासाएँ हैं, जो समझना चाहते हैं, उन बच्चों के साथ भी आप एक पुण्य का काम आप करेंगे। लॉकडाउन में ऐसे बहुत सारे पुण्य सब लोग अलग अलग तरीके से कमा रहे हैं, आप ऐसा पुण्य कमाइए, आप विद्या के क्षेत्र में पुण्य कमाइए। तो आप मेरे प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि बहुत सारे बच्चों तक ये जाना चाहिए, बहुत सारे बच्चों की ये दूर होनी चाहिए, तो आप लोग इसे मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। आप अपने टाइमलाइन पर शेयर करेंगे, कोई और अपने टाइमलाइन पर शेयर करेगा, बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा होगा। तो ये आपके 50 प्रश्न हैं। अब मैं आपको कुछ बातें जो मैंने आपको कहा, अब अगली रणनीति पे मैं आपको बता दूं, फिर आपके कुछ प्रश्न, पहले मैं आपके कुछ प्रश्न देख लूँ, अगर आपकी कोई जिज्ञासा है। शंकर पटेल, ये सर ठीक। तो आप लोग ये वादा तो मुझसे कीजिए कि अपने इस वीडियो को, मेरे वीडियोज़ को आप शेयर करोगे, और इसलिए करोगे ताकि बाकी बच्चों का हित हो सके, आप एक स्वस्थ चर्चाओं से जुड़ सकें। तो मैं अगली बात जो बोला था, 50 प्रश्न गणित के हो चुके हैं। मैं अभी आपने जो कहा PDF 50 प्रश्नों की व्याख्या के साथ वो मैं डालने वाला हूँ जस्ट आफ्टर माई लाइफ। मैं उसको शेयर कर लूँगा आपके साथ। निशा वर्मा, स्वागत है आपका निशा। तो मैं उससे शेयर कर लूँगा। वैष्णवी, शिवानी वैष्णव ने अभी, हाँ मुझे याद आ गया, एक कमेंट में पढ़ा था, शिवानी वैष्णव ने कहा था कि 41 क्वेश्चन को सर वापस बताइए। मुझे लग रहा है शिवानी या तो लेट जुड़ी हो, तो लेट जुड़ी हो इसलिए वापस पूछना चाह रही हूँ, तो मैं आपको 41 को एक बार कर देता हूँ, लेकिन आप मेरा वीडियो देखते तो आपको वापस दिख जाता। 41 था कि एक अध्यापक बालक की गणित विषय में सृजनात्मक रचनात्मक क्षमताओं को जानने के लिए मौखिक परीक्षण करता है। मौखिक परीक्षण से सृजनात्मक रचनात्मक क्षमताओं का सही आकलन नहीं किया जा सकता, शुद्ध सार्थक रूप में नहीं किया जा सकता। इसलिए मौखिक परीक्षण सृजनात्मकता रचनात्मकता के लिए एक वैध परीक्षण नहीं माना जाएगा। ये मैं व्याख्या कर चुका हूँ। तो मैं बात कर रहा था 50 प्रश्न की PDF मैं आज अभी शेयर करूँगा मेरे लाइव के बाद। उसे आप व्याख्या उसमें लिखी है मैंने, आप उसे डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट लेना चाहें, अपने मोबाइल में सेव करते हैं, जो वो जैसा आप चाहें। दूसरा मैं ये बोला था कि आज शाम से मैं गणित के प्रश्नों के स्थान पर पर्यावरण के प्रश्न प्रारंभ कर रहा हूँ। और पर्यावरण के जो प्रश्न प्रारंभ कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए वो फर्स्ट लेवल रीड के लिए तो है ही है, लेकिन जो सेकंड लेवल गणित विज्ञान वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी उतने ही उपयोगी हैं, क्योंकि पर्यावरण के जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी कुछ विज्ञान के प्रश्नों से मिलते जुलते होते हैं।
और कुछ प्रश्न तो कॉमन होते ही हैं, कुछ भाग तो कॉमन है शिक्षण विधियों का। तो चाहे वो लेवल 2 विज्ञान ग्रुप का हो, लेवल 2 एसएस ग्रुप का हो, और फर्स्ट लेवल के बच्चे तो हैं, सबके लिए वो प्रश्न उतने ही उपयोगी हैं। मेरा निवेदन है आपसे कि आप उन प्रश्नों को भी अटेम्प्ट कीजिए। लगभग 50, जैसे 50 प्रश्न गणित के हो गए हैं, लगभग 50 प्रश्न हम पर्यावरण के साथ आते हैं। फिर उसके अगले नेक्स्ट टाइम मैं 50 प्रश्न विज्ञान के प्रारंभ कर लूँगा। मेरे पास पर्यावरण के प्रश्नों के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हैं, इसलिए मैं पर्यावरण के पहले प्रारंभ कर रहा हूँ। आज से पर्यावरण के 8-10-12 प्रश्न मैं आज से लगातार डालता हूँ, और हम एक दिन छोड़ करके या हो सकता है लगातार भी मैं ले सकता हूँ, उनकी व्याख्या हम लोग करेंगे। मालती रावत, स्वागत है आपका। तो मैं आपके